आइए हम लोग देखते हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षार और लवण का ये पहला प्रश्न है, जिसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि 7 जो पीएच मान होता है ये उदासीन होता है, और अगर 7 से कम होता तो ये अम्ल होता। 7 से अगर कम होता तो ये अम्ल होता, और अगर 7 से अधिक होता तब हम लोग इसको बोलते कि ये क्षार है, यानी बेस है ना। अगर 7 से कम है तो अम्ल होगा, 7 से क्षार है तो ये आपका 7 से अधिक है तो ये आपका क्षार हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। तो प्रश्न इसमें पूछा गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है ये आपका 7 हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है, इससे पहले आप ये जानिए कि संगमरमर बनता क्या चीज़ से है। तो संगमरमर जो बनता है ये आपका बनता है चूना पत्थर से। संगमरमर कैसे बनता है जी? ये बनता है आपका चूना पत्थर से, चूना पत्थर से, है ना। संगमरमर जो है ये बनता है आपका चूना पत्थर से, और चूना पत्थर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaCO3, यानी संगमरमर का भी जो फार्मूला हो जाएगा वो यही हो जाएगा CaCO3। आप चूना पत्थर कह लीजिए, संगमरमर कह लीजिए, या फिर एक खड़िया होता है जिसको चौक बोलते हैं, ये तीनों का जो फार्मूला होता है वही होता है CaCO3। यानी इस प्रकार से संगमरमर का जो फार्मूला हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaCO3। अगला प्रश्न में हम लोग देखेंगे, सवाल ये पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है। तो बेकिंग पाउडर का जो अनुसूत्र होता है वो होता है, देखिए बेकिंग पाउडर किसको बोलते हैं ये आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। बेकिंग पाउडर बोलते हैं खाने वाली सोडा को, और ऐसे याद रखिएगा कि खाने वाला जो सोडा है, ऐसे याद रखिए कि खाने के बाद बाई हो जाता है, यानी पेट खराब हो जाता है, खाने के बाद बाई हो जाता है, खाने के बाद बाई हो जाता है, यानी इसमें बाई बट होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो फार्मूला है आपका ये बेकिंग पाउडर का है, यानी बेकिंग सोडा का है, यानी हम लोग इसको बोलते हैं खाने वाला सोडा, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जवाब जो है वो हो जाएगा NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग कैसा होता है। तो आप ध्यान दीजिए, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, सिल्वर का मतलब होता है चांदी। और आप ही बताइए कि चांदी पीला होता है क्या? ना, पीला तो ना होता है, काला भी नहीं होता है, चांदी हरा भी नहीं होता है। चांदी जो होता है वो आपका श्वेत होता है, यानी उजला होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान विलयन का मान देता है। माफ़ी चाहेंगे, प्रश्न इसमें थोड़ा सा और है, तो प्रश्न को हम लोग पूरा ढंग से देख लेते हैं, पूरी तरीके से। जो कि प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। देखिए प्रश्न को आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं, जो कि प्रश्न है, ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन को देख सकते हैं। ये ऑप्शन है जो कि 7 से छोटा है, ये भी ऑप्शन 7 से छोटा है, ये ऑप्शन 7 है, 7 हो नहीं सकता, 7 से ये 2 को छोटा है, 2 को आंसर हो नहीं सकता। आपका ऑप्शन केवल और केवल बच जाता है ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका सही आंसर है। और हमने आपको बताया भी था कि 7 अगर बिलियन का पीएच मान है किसी बिलियन का, तो 7 जो होता है ये उदासीन का होता है दोस्त, और 7 से अगर अधिक है वो 8, 9, 10, 11, 12, 13 कुछ भी हो सकता है। अगर वो 7 से ज़्यादा है तो वो बेस होता है, यानी क्षार होता है, और अगर 7 से वो कम है तब वो जो है आपका अम्ल हो जाता है ना, ये हो जाता है आपका अम्ल। और यहाँ पर आपसे क्षार पूछा गया है, तो क्षार का जो पीएच मान हो जाएगा, क्षार का जो पीएच मान हो जाएगा, वो जो क्षार का पीएच मान आपको हो जाएगा वो हो जाएगा 13, है ना, यानी 7 से अधिक होना चाहिए। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में कौन लवण है। इस प्रश्न को देखने से पहले हम आपको कुछ छोटा छोटा वर्ड बता रहे हैं, जिसको आप याद रखिएगा, जो कि आपको काफ़ी काम आने वाला है ये चीज़। ये वर्ड आपका ये है कि देखिए, अगर आपको अम्ल पहचानना है, तो
तो अम्ल पहचानने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि उसमें हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर हाइड्रोजन है तब वो अम्ल होगा। अगर आपको भस्म पहचानना है तो उसमें OH होना चाहिए। अगर हाइड्रोक्साइड है तब वो आपका भस्म हो जाएगा। अगर H है तो अम्ल होगा, OH है तो भस्म होगा। H और OH के अलावा कुछ अगर है तो वो लवण के बारे में सोचा जा सकता है। आइए देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए में आप बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है HCl। हमने आपको बताया कि जहाँ पर H आपको दिखे सीधे बोलिए ये अम्ल है, ये अम्ल हो जाएगा। जबकि हमको ढूंढना जो है, हमको तो दो भैया लवण खोजना है। हमको क्या खोजना है यहाँ पर? हमको जो है यहाँ पर लवण खोजना है ना, हमको खोजना है यहाँ पर लवण, जबकि ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थोड़ा हम लोग चलते हैं सी की ओर। सी में देखेंगे कि सी में जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है सी में OH। सी में आप देखेंगे कि OH दिया हुआ है और हमने आपको बताया कि जो OH जो होता है वो डिनोट करता है भस्म को, यानी ये भी नहीं होगा आपका और ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। यहाँ भी आपको OH दिख जाएगा। तो OH वाला OH और H ये तीनों ऑप्शन नहीं, तीनों नहीं होगा। तो आपका केवल और केवल ऑप्शन बच जाता है, आपका वो बच जाता है ऑप्शन नंबर ए। और इस तरीके से इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा, सॉरी, ऑप्शन बी। और इस तरीके से अगर आपको लवण खोजना है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें H भी नहीं है मतलब ये अम्ल नहीं है, इसमें OH भी नहीं है मतलब ये भस्म भी नहीं है। अगर ये अम्ल भस्म नहीं है तो फिर लवण हो जाएगा और इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जल का जो pH मान है वो कितना होता है। तो जल के जो pH मान होता है, देखिए आप पढ़े हैं अभी यहाँ पर कि एक अम्ल पढ़े हैं और एक भस्म पढ़े हैं, ठीक है जी। अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, भस्म जो होता है वो आपका स्वाद में होता है कड़वा। और जल जो है ना ही आपको स्वाद में खट्टा लगता है और ना ही आपको स्वाद में कड़वा लगता है। इसका मतलब कि जल जो है वो अम्ल भी नहीं है और भस्म भी नहीं है। तो इसका जो pH मान होगा 7 से कम भी नहीं होना चाहिए, 7 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 7 से कम होगा तो वो अम्ल हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो भस्म हो जाएगा। यानी ये नहीं होगा, 7 से ज़्यादा है ये भी नहीं होगा, 7 से कम है ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से जल जो है, जल जो होता है वो उदासीन होता है और इसका जो हो जाएगा pH मान वो पूरे 7 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका pH मान संभवतः कितना होगा। आइए थोड़ा सा हम इस प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि प्रश्न दिया हुआ है कि लाल लिटमस पत्र को, लाल को अगर नीला करेगा तब इसका क्या आंसर होगा। आप बाई ऑप्शन भी समझ सकते हैं, बिना बनाए हुए भी आप इसको समझ सकते हैं। इस ऑप्शन पे आप गौर कीजिएगा, ये 7 से छोटा है, ये भी 7 से छोटा है और ये भी 7 से छोटा है और एक क्वेश्चन का 3 आंसर तो नहीं होगा। तो वैसे भी अलग ये है, इसका आंसर यही होगा। और हमने आपको बताया भी है कि अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए आप, यहाँ पर देखना इसमें ये है कि अम्ल जो है, अम्ल और भस्म थोड़ा समझिएगा लिटमस पत्र के मामले में कि क्या है लिटमस पत्र का मामला। अम्ल जो है ये नीला से लाल करता है, अम्ल जो है आपको नीला से लाल करता है, जबकि भस्म जो है ये आपको लाल से नीला करता है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि हमारे एक अंकल हैं जिस अंकल का नाम है अनिल, हमारे एक अंकल जी हैं जिनका नाम है अनिल। ए से हो जाएगा आपका अम्ल और ना से हो जाएगा आपका नीला और ला से हो जाएगा आपका लाल। यानी अम्ल जो है नीला से लाल करता है, अम्ल नीला से लाल करता है, यानी नीला पहले होगा तब अम्ल होगा। अगर नीला पहले होगा तब अम्ल होगा, जबकि यहाँ लाल पहले है तो अम्ल तो नहीं होगा, जब भी होगा तो ये क्षार होगा। और आप जानते हैं कि क्षार का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होना चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। 10 की जगह पर यहाँ 8 होता, अगर 9 होता, 13 होता, तभी आंसर ये जाता, क्योंकि हमको 7 से ज़्यादा देखना है, थोड़ी केवल 10 देखना है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि हमारा शरीर का जो pH मान जो है, pH परास कितना से कितना के बीच कार्य करता है। तो हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो शरीर है, मानव का जो शरीर है वो 7.0 से लेकर के 7.8 परास के बीच काम करता है। यानी इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे आप देखेंगे अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अम्ल का जो मान होता है वो कितना होता है।
अभी तो हमने आपको बताया कि ABCD में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ABCD में जो है अम्ल पहले आता है, यानी उसका नंबर कम होगा। ABCD में अम्ल जो है A पहले आता है, B बाद में आता है, इसका नंबर कम होगा, इसका नंबर ज़्यादा होगा। इस तरीके से अम्ल का जो वैल्यू होगा उस 7 से कम वाला होगा। 7 वाला तो हाँ 7 से कम, यही आंसर हो जाएगा। 7 से अधिक ना जी, 7 पूरे पूरे ना जी, ये तो 7 से अधिक है ना जी। इस तरीके से अम्ल का जो मान होता है उस 7 से कम होता है। और हम जाएंगे इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर A के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH क्या होता है। प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि इनमें कौन सबसे अधिक अम्लीय है। इसके लिए हम आपको बता देते हैं, आपने पढ़ा होगा कि 1 से 6 तक, यानी 1 2 3 इस तरीके से 6.9 तक ये अम्ल होता है। और अगर 7 हो गया तो वो हो जाएगा उदासीन, और 7 से ज़्यादा क्षार होता है। तो ये आपको यहाँ ये समझना है कि किसी विलयन का pH मान जितना कम है वो उतने मजबूत अम्ल वाला है ना, वो उतना ही मजबूत अम्ल वाला होगा। जैसे 1 ज़्यादा मजबूत होगा 2 से, 2 वाला ज़्यादा अम्लीय होगा 3 से, 3 वाला ज़्यादा अम्लीय होगा 4 से। यानी जितना कम अम्लीय होगा वो उतना ही मजबूत होगा। यानी इसमें सबसे कम 1 है तो सबसे अधिक अम्लीय pH मान 1 हो जाएगा। 5 ये 1 से कम होगा, 8 ये 1 से कम होगा, और 10 तो होगा नहीं क्योंकि ये क्षार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। तो सिरका हम आपको बताते चलते हैं कि सिरका जो है उसमें सिरका में एक तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तो आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि सिरका में जो है 10 से 20% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आगे प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आगे आपसे प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 14, जिसमें सवाल ये है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो आइए हम आपको जानकारी दे देते हैं कि धातु का जो ऑक्साइड है वो क्या होता है। देखिए धातु कहते किसको हैं, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आएगा वो सब धातु होगा। जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एस्कैडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, तांबा, जस्ता, ये सब के सब आपके क्या हैं, धातु हैं। और धातु के साथ जितना ऑक्साइड लगेगा वो सब क्या होगा वो हम आपको जवाब दे देते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी आपको ये पढ़ाया गया कि कौन कौन धातु है। देखिए जैसे मान के चलिए कि ये सोडियम है, ठीक है, और सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन से ही बनता है ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड ये कहलाया। और आपसे पूछा गया धातु के ऑक्साइड, हाँ ये भी एक धातु का ऑक्साइड है। मैग्नीशियम के साथ अगर ऑक्साइड आ गया तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर एल्युमिनियम के साथ अगर ऑक्साइड आता है तो ये कहलाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस तरीके से ये सब के सब धातु थे, सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये सब के सब धातु हैं। और ऑक्सीजन लगने से ये सब धातु के ऑक्साइड कहला गए, है ना। तो अगर हम धातु के ऑक्साइड की बात करेंगे धातु के अगर हम ऑक्साइड की बात करेंगे तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ये आपके होते हैं क्षारक होते हैं। जबकि ये धातु ना हो करके धातु के जगह पर अगर अधातु होता तब ये अम्लीय होता। जैसे मान के चलिए कि अगर ऐसा होता प्रश्न में कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या है भैया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है भैया, N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या है। तो ये इसकी प्रकृति की अगर हम बात करें तो सल्फर जो है, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, चूँकि ये सब अधातु है और अधातु के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ है, यानी अधातु का ऑक्साइड है ये। और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्ल प्रवृत्ति का होता है। हालांकि इस प्रश्न से हम लोग अगर मतलब रखेंगे केवल, तो प्रश्न में ये पूछा गया कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है। तो धातु का जो ऑक्साइड होता है ये आपका हो जाता है क्षार प्रवृत्ति का। किस प्रवृत्ति का होता है,
क्षार प्रवृत्ति का। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पीएच मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अगर हम पीएच मान की बात करते हैं, देखिए तनु का जो मतलब होता है वो तनु का मतलब होता है पतला, और यहाँ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और अम्ल का पीएच मान आप जानते हैं कि 7 से कम होता है। कोई भी अम्ल हो उसका पीएच मान आपको 7 से कम खोजना है। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करते हैं तो ये 7 से ज़्यादा है, ये तो नहीं होगा। 7 एग्जैक्ट ये भी नहीं होगा। ये जो 0 दिया हुआ अगर हम इस पर गौर करें तो 0 ना कर रह करके अगर ये 0 पॉइंट कुछ होता समथिंग तो इस पर विचार किया जाता, जबकि ये एग्जैक्ट 0 है तो एग्जैक्ट 0 भी पॉसिबल नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 6। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 6। ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा गया है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए यानी 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न आपसे पूछा गया है 16 नंबर में कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होगा वो कैसा होगा हम आपको बता देते हैं। देखिए अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। आप इसमें खोजिए, आपको हाइड्रोजन दिखा कहीं पर? तो हाँ, आपको हाइड्रोजन दिखा, हाइड्रोजन है आपका वही यहाँ पर हाइड्रोजन दिख रहा है। वैसे एक तो हाइड्रोजन दिख रहा है, दूसरा एक तो ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एक अधातु है, और हम आपको बता दे हैं कि अधातु का जो क्लोराइड या ऑक्साइड होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अम्लीय प्रकृति का। अमोनियम क्लोराइड अमोनियम प्रकृति का होगा। क्षारकीय होगा ना जी, क्षार कैसे होगा? उदासीन ना जी, उदासीन कैसे होगा? कोई नहीं कैसे होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। अगली बार आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो आपको हम पहचान के लिए अभी तो बताए हैं कि अगर हाइड्रोजन होगा तो वो अम्ल होगा, और अगर किसी में OH होगा तो ये भस्म होगा। आपको देखना है अम्ल, अम्ल देखना है आपको, यानी H वाला देखना है, सिंगल वाला देखना है। का जी इसमें O अम्ल है, OH है ना जी, अम्ल ना होगा। इसमें H है ना जी, ये भी अम्ल ना होगा। बी देखिए इसमें H है ना जी, OH है, ये तो एकदम नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इसमें कौन अम्ल है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जल में घुलनशील क्षारक क्या होते हैं। तो जल में जो घुलने वाला जो क्षारक होता है वो आपका कहलाता है क्षार। ये डेफिनेशन है, आपको याद करने की जरूरत है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहा जाता है। तो उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण है उसे कहा जाता है साबुन। उसे क्या कहा जाता है जी? उसे कहते हैं साबुन। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन क्षारक है। आइए एकदम कंटाप सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, जो कि बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं और बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसका जवाब आपको किस तरीके से देना। आइए चलते हैं इस प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। इस प्रश्न का इंतजार हम बहुत देर से कर रहे थे। क्षारक आपको देखना है, यानी आपको खोजना है क्षार। देखिए क्षार जैसे ही आपको खोजना है अगर क्षारक, तो हम आप लोग को बोले थे कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आपको खोजना है, ये बात सही है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पहले आपको उसमें मिलना चाहिए क्या? धातु। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर, हम उल्टा देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी पहले देखते हैं। डी जो फॉर्मूला लिखा हुआ है NO2, इसमें N धातु ना जी, धातु ना है। S यानी सल्फर ना, ये भी धातु ना है। कार्बन ना जी, ये भी धातु ना है। अब कई लोग पूछेंगे धातु क्यों नहीं है। आइए हम आपको जवाब देते हैं कि ये धातु क्यों नहीं है। ये धातु इसलिए नहीं है कि अगर मान के चलिए कि जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट आया हुआ है सल्फर, सल्फर का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आता है 2 8 6, यानी अंत में कितना आया? 6। अगर नाइट्रोजन का हम लोग करते हैं तो 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। कार्बन का करेंगे
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आ जाएगा 2 और 4। और अभी थोड़ी देर पहले हम आप लोग को बताए हैं कि अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंत में 1, 2 या 3 आता है तबे वो धातु होगा, और अगर नहीं आया तो वो अधातु होगा। इस प्रकार से ये अंतिम में 6 है तो ये अधातु हो गया, और अंत में 5 है ये भी अधातु हो गया, अंत में 4 है ये भी, हालांकि 4 वाला उपधातु होता है, लेकिन यह अपवाद है, कार्बन भी एक अधातु है। इस प्रकार से हम आपको बता देते हैं कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये अधातु के साथ ऑक्साइड है, तो ये क्षारक नहीं होगा, जबकि आपसे पूछा गया है क्षारक। और ऑप्शन नंबर डी में ये अधातु के साथ ऑक्साइड है, क्षार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में अधातु के ऑक्साइड है, ना जी क्षार ना होगा। ऑप्शन नंबर सी में ई भी अधातु के साथ है, ना जी क्षार ना होगा। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे आप, दौड़ करके जिंक एक धातु है और जिंक के साथ ऑक्साइड मिला हुआ है, तो ZnO जो होगा ये एक क्षारक का काम करेगा, क्योंकि जिंक के साथ ऑक्साइड है यानी धातु के साथ ऑक्साइड है, जो कि एक क्षारक का काम करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर, जिसमें प्रश्न ये पूछा गया है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए इसमें नीला पहले दिया हुआ है और लाल बाद में दिया हुआ है, यही आपको देखना है, यानी नीला से लाल किया गया। इसके पहले आप आ लगाइए, बन गया अनीला, अनिल यानी अम्ल नीला को लाल करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। और अम्ल तो इस ऑप्शन में है नहीं, लेकिन हाँ आप इतना जानते हैं कि अम्ल का जो pH मान होता है वो pH मान होता है 7 से कम। तो अम्ल का pH मान जो कि 7 से कम होता है, तो आप अगर देखना पसंद कीजिएगा 7 से कम, तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, वो आंसर हो जाएगा 7 से कम वाला ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन सही है। प्रश्न संख्या 22 आपने पूछा गया, फॉर्मूला दिया हुआ जिसमें पूछा गया कि निम्न में कौन सही है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो है ये वॉशिंग सोडा यानी धोने वाला सोडा का ये फार्मूला इसमें दिया हुआ है, और आपसे ये पूछा गया है कि कौन वाला फार्मूला जो है इसमें सही है ना। वॉशिंग सोडा कहिए इसका, या धोबन सोडा कहिए, या इसी को कभी कभी लिख देता है धोबिया सोडा, कि कौन सही है। हम आपको बता देते हैं कि ये साइड तो आप देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट सब में एग्जैक्ट है, आपको इधर से कंफ्यूज किया गया है। तो जब भी आप ऐसे कहानी से याद रखिए कि हमारा भाई जब भी नहाता है, जब भी कपड़ा धोता है, तो वो 10 बाल्टी पानी यूज करता है, सोडियम कार्बोनेट और 10 बाल्टी पानी, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग चलेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हम लोग चलेंगे, हमने आपको बताया कि इसको जब भी याद करना तो ऐसे याद करना है कि हमारा भाई जब भी स्नान करता है तो वो स्नान करता है तो 10 बाल्टी पानी का इस्तेमाल करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी की ओर चलेंगे हम लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका NaCl, वो आपका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल है, काफ़ी बच्चे इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं, घबरा जाते हैं। जैसे सवाल आपसे पूछा गया अम्ल के बारे में, तो सबसे पहले तो वो अम्ल होना चाहिए, हालांकि इसमें अम्ल सब है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, लेकिन आपसे पूछा गया कि दुर्बल अम्ल। दुर्बल शब्द का मतलब होता है कमज़ोर, दुर्बल शब्द का मतलब होता है कमज़ोर। आखिर इसमें कमज़ोर अम्ल कौन है, तो हम आपको बताते हैं कि कमज़ोर अम्ल उस अम्ल को बोलते हैं जिसको आसानी से लोग खा सकता है, खाया जा सकता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल है, इसको डायरेक्ट व्यक्ति किसी चीज़ में खाया नहीं जा सकता इसको। नाइट्रिक अम्ल ये भी नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी नहीं। तो आखिर इसको याद कैसे रखना है ये समझिए आप। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका हम आपको बता देते हैं कि जिस फॉर्मूले में COOH आया होगा, जिस अम्ल में COOH आया होगा, वो सारे के सारे जो अम्ल होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। आप ऐसे याद रखिए कि C का मतलब होता है कमज़ोर, लास्ट में COOH अगर आया हुआ है तो वो अम्ल खाने योग्य होता है, यानी कमज़ोर अम्ल है, यानी हम लोग उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, तो वो दुर्बल अम्ल है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। देखिए इसमें COOH आपको लास्ट में दिख जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये प्रश्न आपको नहीं लगता कि रिपीटेड है, ये प्रश्न दोबारा आ गया आपसे। देखिए हम लोग एनालिसिस करते हैं इसमें कि आखिर ये है क्या। तो धोबिया सोडा की अगर बात करें, मैंने धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है, आपको हम बताए तो कि मेरा भाई जब कपड़ा धोता है तो 10 बाल्टी पानी का इस्तेमाल करता है, यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 बाल्टी पानी होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। हालांकि चर्चा हम अन्य प्रश्नों पर भी, अन्य ऑप्शन पर भी करेंगे। जैसे आइए हम ऑप्शन नंबर ए पर डिस्कस करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में हम आपको बताए थे कि जो चीज़ खाने से आपको बाई हो जाएगा, बाई लगा यानी खाने से बाई हो गया, ये खाने वाला सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये जो बात आपसे कहा जाएगा इसके बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये जो है आपको सोडा उडा नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का चूना होता है, ये चूना होता है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कि चूने का फार्मूला है, जिसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना या पानी वाला चूना, है ना। तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछा गया है 26 नंबर सवाल में कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए एल्युमिनियम पर जो परत बनाने की जो प्रक्रिया है, मोटा परत, उसको हम लोग बोलते हैं एनोडीकरण। उसे क्या बोला जाता है जी, एनोडीकरण। यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होगा। अगर वो अम्लीय भी नहीं होगा, क्षारीय भी नहीं होगा, तब इसका जब लिटमस अम्लीय क्षारीय कुछ भी नहीं होता है, तब उसका जो कलर होता है वो हो जाता है बैगनी। उसका कलर कैसा होता है जी, तो उसका कलर आपको मिल जाएगा बैगनी कलर का होता है, यानी जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है। तो आइए कुछ सवालों को हम आपको याद करने का तरीका बता देते हैं कि विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला आपको कैसे याद करना है। तो देखिए विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे एक चूना के बारे में। चूना एक चीज़ है, आप याद रखिएगा ऐसे कि चूना जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है बुझा हुआ चूना, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। जो बिना बुझा हुआ चूना होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना काम के है, आप ऐसे मान के चलिए कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये लगभग बिना कामे के है। हालांकि इसका सीमेंट में यूज होता है। बिना बुझा हुआ जो चूना है इसका यूज सीमेंट बनाने में होता है, जल को साफ करने में होता है। जैसे मान के चलिए कि कहीं पे जल है और वो गंदा है, उसमें कीड़े मकोड़े हैं, तो ये कीटनाशक का थोड़ा काम करता है। उसमें अगर डाल दीजिएगा कैल्शियम ऑक्साइड तो वो मर जाएगा। एक और चूना होता है जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ जो चूना होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना जो बुझा हुआ जो चूना होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी Ca(OH) का होल ट्वाइस। कैल्शियम में अगर ऑक्साइड है तब भी ये चूना है, कैल्शियम में अगर हाइड्रोक्साइड है तब भी ये चूना है। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं ये बुझा हुआ चूना कैसे बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड में, जब कैल्शियम ऑक्साइड को यानी बिना बुझा हुआ चूना को, यानी शुष्क चूना को, सूखा हुआ चूना को जब डाला जाता है पानी में और वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, तब वो फिर बूझ जाता है और हो जाता है बुझा हुआ चूना। पानी में डालने से बूझ करके हो जाता है बुझा हुआ चूना। आइए हम लोग आगे इस प्रश्न को देखने का फिर से प्रयास करते हैं। सवाल पूछा गया विरंजक चूर्ण, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये चूना का फॉर्मूला है। और ये कौन सा चूना है, ये बुझा हुआ चूना है। अब बुझा हुआ चूना कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे याद रखना है। देखिए ये सूखा हुआ चूना जो था, बिना बुझा हुआ चूना, चूँकि उसी से बनाया गया, कैल्शियम ऑक्साइड से बना। इसमें देखिए इसको जल में डाला गया और जल का फॉर्मूला होता है H2O, यानी अगर किसी चूने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है तो वो बुझा हुआ है, जल में डालने से बुझ गया, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, यानी ये जल में डाला हुआ है, यानी बुझा हुआ चूना हो गया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं COCl का, तो ये किसी चीज़ का फार्मूला ही नहीं है। ये जो फार्मूला CaOCl किसी चीज़ का फार्मूला नहीं है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं CaOCl2 का, तो ये वही फार्मूला है जिसकी आपको तलाश है। यानी आपसे पूछा जा रहा था कि विरंजक चूर्ण का अनुसूत्र क्या होता है, तो फार्मूला होता है विरंजक चूर्ण का CaOCl2, यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। आगे देखते हैं
जो कि प्रश्न नंबर 29 और 29वां मिनट में प्रश्न नंबर 29 आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया है 29 नंबर प्रश्न में। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 29। इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या हो जाता है। आपसे जब pH मान पूछा जाता है तो एक दिमाग में वर्ड आता होगा कि क्या हर यौगिक का pH मान याद करने की ज़रूरत है। ना जी, आपको हर यौगिक का pH मान याद करने की ज़रूरत ना है। कैसे से देखिए, जैसे यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है CO2, ये ऑक्साइड है, यानी ऑक्साइड तय करता है कि तू अम्लीय प्रकृति का होगा या क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसका पता चलेगा सी से। आप देखिए शुरू में पहिलका से पहला वाला में देखिए कि जो कार्बन है वो धातु है कि अधातु है। तो कार्बन जो है ये आपका अधातु है। अगर ये अधातु है, अगर ये अधातु है तो अ से एक तो अ से अधातु होता है, अ से अम्ल होता है। तो अधातु का जो ऑक्साइड है वह अम्ल की प्रकृति का होता है, यानी CO2 जो होगा वो अम्ल की प्रकृति का होगा। और अम्ल का जो pH मान होता है वो तो आप जानबे करते हैं कि 7 से कम होता है। यानी इस तरीके से इसका जो आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 से कम, यानी अम्ल प्रकृति का। तो आई होप कि प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको एनालिसिस इसका अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट्स में खाली दिल भर दीजिएगा, दिल से खाली भर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा भी फायदा है और आपका भी फायदा है। तो चलते हैं आइए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 30 में, जो कि प्रश्न संख्या 30 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो 30 नंबर जो प्रश्न है आपका कि यह क्या होगा एसिटिक अम्ल, से देखिए। एसिटिक अम्ल किसको बोलते हैं। एसिटिक अम्ल जो है ये आपको पाया जाता है सिरका में। एसिटिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है, सिरका में। सिरका किसको बोलते हैं ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो अचार जो आप लोग खाते हैं किसी चीज़ का, जैसे आंवला का अचार हो गया, आम का अचार हो गया, किसी प्रकार का, तो अचार में अचार का जो झोर होता है उसी को सिरका बोलते हैं। और पूछा गया कि सिरका ये एसिटिक अम्ल के बारे में कि एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो ये सिरका जैसा गंध देगा। ये कैसा गंध देगा, सिरका जैसा गंध देगा। इसको सिरका जैसा गंध देने का रीजन क्योंकि उसमें सिरका में ये पाया जाता है। अगले प्रश्न में आप देखेंगे प्रश्न संख्या 31 में, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो ये आपको याद करने की जरूरत है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो क्या होता है। ये पाया जाता है टमाटर में। ऑक्जेलिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है जी, टमाटर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। प्रश्न को आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसे प्रश्न में बच्चे अक्सर घबराते हैं, मैं आपको बोलता हूं कि बिल्कुल नहीं घबराइए आप। इसमें लाल को पहले लिखा गया, नीला को बाद में लिखा गया, यानी किया गया लाल से नीला, लाल से यह किया गया नीला। अगर इसको नीला से लाल किया जाता तो अनिल लग जाता, यानी अम्ल लग जाता। जबकि ये लाल से नीला हुआ है यानी उल्टा हुआ है, लाल से नीला हुआ है यानी अम्ल तो ना होगा, तब ये क्षार होगा जी। और क्षार जैसे ही आप पढ़ेंगे, क्षार में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो क्षार जो होता है, क्षार उसमें OH पाया जाता है। क्षार में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है वो। H वाला ना जी, Cl वाला ना जी, O2 वाला ना जी। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा गया। अच्छा देखिए प्रश्न आ गया, हम लोग इसी प्रश्न की चर्चा बार बार कर रहे थे कि निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है। तो अगर हम लोग बुझा हुआ चूना की अगर बात करेंगे, यानी सवाल नंबर 33 की बात करेंगे कि बुझा हुआ चूना कौन है इसमें, तो देखिए बुझा हुआ चूना कौन हो जाएगा इसमें। बुझा हुआ चूना यानी बुझता कब है, पानी डालने से। पानी का जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी उसमें O और H दोनों होना चाहिए। इसमें H और दोनों है ना जी, इसमें OH दोनों है ना जी, इसमें OH दोनों है ना जी। अब आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि बुझा हुआ चूना का जो फॉर्मूला होगा Ca×OH का होल ट्वाइज होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे जिसमें OH दोनों है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि प्रश्न संख्या 34 दिया हुआ है इसमें कि लवण यानी सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होगा। आइए, सोडियम कार्बोनेट का जैसे ही आपसे जलीय विलयन पूछा जाता है तो आपको याद करने के लिए हम बड़ी उपाय बताते हैं, बाकी आप लोग यादें नहीं करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो लवण है, सोडियम कार्बोनेट है। देखिए धातु का कार्बोनेट हो या धातु का ऑक्साइड हो,
अगर शुरू में धातु है तो ये क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। और क्षार जो होता है उसका पीएच मान याद रखने की जरूरत है। 7 क्षार का जो पीएच मान 7 ना जी, 7 से कम ये भी नहीं होगा जी, आपका हो जाएगा 7 से अधिक। यानी इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, जैसे हाथ उथ वगैरह किसी का टूटता है या पैर वगैरह, तो जो प्लास्टर लगता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है, जिप्सम को। यानी हम लोग जाएंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 26 में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए चूना का यूज किया जाता है, चूना का यूज होता है। और चूना जो पानी वाला होता है, मतलब पानी में घोला जाता है। और पानी के लिए हम आपको बताते हैं कि चूना में पानी के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए ना जी, ऐसा तो कुछ फॉर्मूले नहीं है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये फार्मूला भी गलत है ना, सोडियम फार्मूला गलत नहीं है, लेकिन ये नहीं होगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये भी नहीं होगा। तो चूना का तो 2 ही फार्मूला तो है। देखिए चूना में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, चूना के 2 ही फार्मूला है, एक CaO और एक है Ca के हॉल्ट वाइज। और ये जो फार्मूला दोनों बना हुआ है, इसी से ये फार्मूला बना हुआ है। इसको बोलते हैं, ऊपर वाला जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको बोलते हैं सूखा हुआ चूना, यानी बुझा हुआ चूना। और नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ, सॉरी मिस्टेक हो गया, ऊपर वाला को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना और नीचे वाला को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और बुझा हुआ चूना कैसे बनता है? पानी में डालने से। इसी का यूज किया जाता है दीवारों को पेंट करने के लिए, यानी दीवार को पेंट करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है। तो इसमें प्रबल अम्ल की बात की जाए, जो अम्ल हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। तो प्रबल का मतलब होता है काफ़ी मजबूत, दुर्बल का मतलब होता है कमज़ोर। हम आपको बताए थे कि दुर्बल अम्ल कमज़ोर है, उसको खाया जा सकता है। और लगभग सामान्यतः वे सभी अम्ल जिसके अंत में COOH है, ये सब को खाया जाएगा। ये नहीं, ये सब के सब क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा। जिसके अंत में COOH, जिस अम्ल के अंत में COOH नहीं आया हुआ है वो दुर्बल नहीं होगा, यानी वो फिर प्रबल हो जाएगा। और आपसे पूछा गया कि इसमें प्रबल अम्ल कौन है। इसमें भी COOH नहीं है, ये भी प्रबल अम्ल है। इसमें भी COOH नहीं है, ये भी प्रबल अम्ल है। इसमें भी COOH नहीं है, ये भी प्रबल अम्ल है। यानी इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें सभी के सभी जो है प्रबल अम्ल हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 38 में। तो प्रश्न संख्या 38 जो है ये आपसे पूछा गया है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है, देखिए ई से इलेक्ट्रॉन और ई से एनोड पर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है जी? एनोड पर। ई से इलेक्ट्रॉन और ई से एनोड पर, ई से इलेक्ट्रॉन और ई से एनोड पर, है ना। ए से इलेक्ट्रॉन, ए से एनोड पर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मुक्त होता है? एनोड पर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, प्रश्न संख्या 39 में, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। तो फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसका जो रंग होता है वो हरे कलर का होता है। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल का जो रंग होता है वो हरा कलर का होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, प्रश्न संख्या 40 में, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? अम्ल है कि क्षार है कि लवण है? बताओ। सुनो सवाल बोर्ड वाला पूछ देता है। थोड़ा जान वाला सवाल पूछा करो, लड़कन सब कम तेज हो गया है आजकल। देखिए जिसमें OH आपको दिखता है वो हम आपको बोलते हैं डायरेक्ट कि वो क्षार होगा। जिसमें H रहता है हम डायरेक्ट बोलते हैं कि वो अम्ल है। खैर ये आपका क्षार हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है, ख़त्म हो गया। हाँ, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है H2SO4। अगर हम लोग ऑप्शन सी की बात करेंगे, ऐसा फार्मूला भी ना होता है, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक की बात जैसे ही आपसे की जाएगी, सवाल पूछा जाएगा कि आयनिक यौगिक क्या है। तो आयनिक यौगिक के बारे में हम आपको बताते हैं कि आयनिक यौगिक किसको बोलते हैं। तो आयनिक यौगिक में एक धनायन होना चाहिए और एक ऋणायन होना चाहिए।
धनायन का मतलब धा से धनायन और धा से धातु होना चाहिए, एक धातु और एक अधातु होना चाहिए। तो देखिए पहिलका में देखिए कार्बन धातु है क्या, ना जी। यहाँ कार्बन धातु है क्या, ना जी। इसमें नाइट्रोजन धातु है क्या, ना जी। यहाँ कैल्शियम धातु है क्या, हाँ जी। अजी यही आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये चलते हैं सवाल नंबर 43 की ओर। तो मेरे रसगुल्लों, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो मेरे छात्र देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 43 आपसे पूछा गया कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र की होता है। सोडियम कार्बोनेट का अगर अणुसूत्र बात करेंगे तो देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होगा वो हो जाता है Na2CO3, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ये जो फॉर्मूला है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको खाए में बाई हो जाता है, ये खाने वाला सोडा है और ये धोने वाला सोडा है। इस तरीके से अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि नीलाथोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो तुतिया है, तुतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CuSO4 कॉपर सल्फेट और 5 बाल्टी पानी। कॉपर सल्फेट और 5 बाल्टी पानी, एक था 10 बाल्टी पानी, वो नहाए वाला था जो कि सोडियम कार्बोनेट था। सोडियम कार्बोनेट और 10 बाल्टी पानी, तो वो वाला हो जाता है ना 10 बाल्टी पानी, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45 पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मैंने बिना जात के है, तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें कौन विजातीय है और कौन जात के है, यानी कौन जात वाला है। अगर हम लोग सवाल नंबर 45 देखना पसंद करेंगे, पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन विजातीय है। देखिए एक हम आपको बताते हैं चूना पत्थर, जिससे चूना बनता है। आप ये देखें कि ये जो है चूना पत्थर की अगर हम बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO, ये भी चूना था। Ca*OH के होल्टवाइड, ये भी चूना था। जिसमें हमने आपको ये कहा कि ये जो चूना है CaO, ये बिना बुझा हुआ चूना है, ये जो है बुझा हुआ चूना है, पानी डाल देने से बुझ गया है। ये दोनों जो चूना है वो बना कैसे, तो ये दोनों चूना बना चूना पत्थर से। ये दोनों चूना बना कैसे दोस्त, तो ये बना चूना पत्थर से। जबकि चूना पत्थर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। इसी CaCO3 से आपको CaO भी बना है और इससे फिर बना है आपको Ca*OH के होल्टवाइड। तो चूना पत्थर का जो फॉर्मूला है वो होता है CaCO3। और इसी चूना पत्थर का से बनता है चौक। चूना पत्थर से क्या बनता है, चौक यानी खड़िया। खड़िया का भी फॉर्मूला हो जाएगा CaCO3। चूना पत्थर का भी फॉर्मूला CaCO3। संगमरमर जो कि चूना पत्थर को ही अच्छे ढंग से शेप अच्छे डिजाइन में काट करके संगमरमर बनाया जाता है, और संगमरमर का भी फॉर्मूला होता है CaCO3। इसका मतलब कि ये तीनों एक जैसा है, ये इसका मतलब कि ये तीनों जातीय है। आपसे पूछा गया बी जातीय, तो लीजिए बी जातीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। इसमें विजातीय कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 46। इस प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। लवण हम आपको बताते हैं, देखिए पहचानने के लिए आना चाहिए। अगर हाइड्रोजन वाला है तो भैया ये अम्ल हो जाएगा। अगर हाइड्रोक्साइड वाला है भैया ये भस्म हो जाएगा। कुछ ना वाला है तो आम लवण हो जाएगा। ये हाइड्रोजन वाला है तो ये लवण तो ना होगा, ये तो अम्ल हो जाएगा। ये OH वाला है, सी में देखिए OH वाला है तो ये तो भस्म हो जाएगा। यहाँ भी OH है, ये तो भस्म हो जाएगा। अब बचता है आपके साथ सिंगल डिजिट में ऑप्शन नंबर बी, और हम लोग इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी NaCl साधारण लवण, साधारण नमक का फॉर्मूला है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 47 यानी 47। इस प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। अम्ल आप समझ गए होंगे, हमारा इशारा समझ गए होंगे। हाँ आपको हाइड्रोजन खोजना है, अम्ल ना खोजना, हाइड्रोजन खोजना है। इसमें हाइड्रोजन है, नाजी गयो घर है। इसमें हाइड्रोजन है, नाजी गया घर है। इसमें हाइड्रोजन है, नाजी गया घर है। हाँ मिल गया हाइड्रोजन। हमको आम थोड़ी खोजना है, हमको तो हाइड्रोजन खोजना है। बात खाता है। अगले सवाल में चलते हैं, सवाल नंबर 48। इसमें पूछा गया कि उदासीन विलयन का pH मान, ये तो रटंत विद्या है जी, उदासीन pH का साथ हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न में चलेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर है क्या, तो देखिए
ऐसे तो बेकिंग पाउडर यौगिक होना चाहिए था, क्योंकि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, लेकिन बेकिंग पाउडर में मिला दिया जाता है एक पदार्थ को, और वो पदार्थ आपको इसमें मिला हुआ रहता है बेकिंग पाउडर में, वो मिला हुआ रहता है आपको। देखिए थोड़ा सा हम उसको नाम भूल रहे हैं, लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि बेकिंग पाउडर में क्या मिला हुआ रहता है। तो बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल जो कि इमली में पाया जाता है, तो बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल मिलाया हुआ रहता है, यानी इस तरीके से बेकिंग पाउडर एक मिश्रण का काम करेगा और बेकिंग पाउडर हो जाएगा आपका मिश्रण। तो अगला प्रश्न में, हालांकि अगर मिश्रण ऑप्शन में नहीं होता तो यौगिक भी मारेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन मे भी इसका आंसर मिश्रण ही होना चाहिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50 यानी 50, निम्नांकित में कौन भास्मिक ऑक्साइड है? भास्मिक ऑक्साइड यानी भस्म जैसा काम करेगा। तो बोले तो हैं आपको कि भस्म किसको बोलते हैं, यानी क्षार को, क्षार वाला को भस्म कहने जाएगा। तो भस्म जो जाएगा यानी क्षार वाला जो जाएगा वो कैसे रहेगा? ऑक्साइड आपको खोजना है, तो ऑक्साइड तो रहेगा ही, यानी ऑक्सीजन तो रहेगा ही। तो ऑक्सीजन देखिए सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये तो पहचानने में अब दिक्कत होगा। भास्मिक ऑक्साइड आपको पहचानना है, तो शुरू में आपको बोले तो हैं कि शुरू में होना चाहिए धातु, धातु होना चाहिए, धातु। पहले में देखिए कार्बन धातु है ना जी, दूसरा में सोडियम धातु है हाँ जी, यहाँ धातु है ना जी, यहाँ पी धातु है ना जी, यानी धातु का ऑक्साइड जो होता है वो भास्मिक होता है, यानी हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसका आंसर हम लोग करेंगे टिक बी यानी सोडियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न में चलेंगे हम लोग सवाल नंबर 51, जो कि सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन है वो अम्ल है? बताइए, ऐसा ऐसा सवाल बोर्ड वाला पूछता है, निशा में रहता है लोग, पूछना चाहिए थोड़ा जान वाला सवाल। अम्ल यानी हाइड्रोजन खोजना है, इसमें है ना जी, इसमें है ना जी, डी में है ना जी, सी में है हाँ जी, यहीं तो एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एच है। अगला, निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? आपसे पूछा गया भस्म नहीं है तो वो अम्ल होगा, अगर वो भस्म नहीं है तो फिर अम्ल हो जाएगा। देखिए यहाँ OH है, ये तो प्योर भस्म हो जाएगा, यहाँ पर O है आपका, ये भी भस्म हो जाएगा, O है भस्म हो जाएगा, यहाँ OH है ये भी भस्म हो जाएगा, और वो के पहले यहाँ पर देखिए धातु है इसलिए ये भस्म है। डी आप देखिए, डी में देखिए इसका तो भस्म है, एकदम भस्म नहीं है, क्योंकि वो एक लवण है NaCl, आपको बढ़ाया गया है कि NaCl एक लवण है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र की होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उसका आणविक सूत्र कीना होता है, सी होता है। हालांकि छोड़िए, आइए हम इसको बताते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो अणुसूत्र होता है वो होता है क्या से, देखिए होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसी फार्मूला को बदल करके इसमें ऐसे लिखा हुआ रहता है कभी कभी इस तरीके से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी CaSO4 इंटू के होल्ट वाइज इंटू H2O। तो इस तरीके से 53 का आंसर सी हो जाएगा। आइए चलते हैं ऑप्शन नंबर 54 की ओर, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में जलीय विलयन में किसका pH मान अधिक होगा, मतलब कि ज़्यादा होगा। तो देखिए pH मान अधिक किसका ज़्यादा होगा, ये आपको समझ लेने की ज़रूरत है कि किसका ज़्यादा। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जिसमें ऋणायन का संयोजकता जिसका ज़्यादा होगा उसका होगा। जैसे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ऋणायन इसका क्लोरीन है जिसका संयोजकता 1 होता है, यहाँ कार्बोनेट ऋणायन है जिसका संयोजकता 2 होता है, यहाँ क्लोरीन ऋणायन है जिसका संयोजकता 1 होता है, यहाँ कार्बोनेट है बाइकार्बोनेट है जिसका संयोजकता 1 होता है। अधिकतम संयोजकता वाला जो आया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, यानी हम लोग अगर इसका आंसर टिक करना पसंद करेंगे तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। और चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस अवस्था में एसिटिक अम्ल जो है विद्युत का संचालन करता है? तो देखिए एसिटिक अम्ल हो या कोई भी अम्ल हो, ये विद्युत का चालन तभी करेगा, एसिटिक अम्ल हो या कोई भी अम्ल हो, ये विद्युत का जो चालन है यानी करंट का पास जो है वो तब करेगा जब वो जल में घुला हुआ रहेगा, यानी किसी अम्ल का जलीय विलयन ही विद्युत का चालन करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय होती है? तो अगर अम्लीय की बात की जाए कि किसका प्रकृति अम्लीय होगा, तो देखिएगा आम्ल पूछा गया, अम्लीय यानी आम्ल पूछा गया, और आम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। अगर फॉर्मूला होता तो हम लोग एच से पता करते, एच तो है नहीं इसमें, तो आइए खट्टा देखते हैं।
मानव कर रहा है तो नहीं, तो क्षार होता है जी। 7.4 इसका कुछ भी ये होता है पीएच मान। चूना वाला जाल ना भी, ये भी खट्टा ना लगता है जी। एंटासिड ना, एंटासिड भी ना होता है जी। लाइम जूस, देखिए जूस अगर किसी चीज़ का आप पीजिएगा तो खट्टा टाइप का होता है, यानी अम्ल यहाँ पर पाया जाएगा लाइम जूस में। यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाना पसंद करेंगे, है ना। हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसको याद करने की आपको ज़रूरत है कि इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? टार्टरिक अम्ल। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इटली, इटली, इमली में इटली, इटली, इटली माने ई से इमली और टा से टार्टरिक अम्ल, ई से इमली टा से टार्टरिक अम्ल। और इटली कैसे याद रहेगा आपको? तो एक शायरी हम आप लोग को सुनाए थे, थोड़ी शायरी क्या कहें आपको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बहुत सारे लोग शायरी का इंतजार कर रहे होंगे। खैर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूँकि वीडियो धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो आपका लंबा हो। और प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो ये प्रश्न पूछा गया है कि बैटरी अम्ल है, यानी बैटरी में कौन सा अम्ल डाला जाता है? तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि बैटरी में जो डाला जाता है वो डाला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4। अगला प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म का मतलब होता है मजबूत भस्म। तो अगर मजबूत भस्म आपको खोजना है, यानी ज़्यादा मजबूत अगर आपको भस्म खोजना है, तो मजबूत भस्म इसमें हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस फॉर्मूले के अनुसार हो जाएगा इसका आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि इससे भी मजबूत भस्म है प्रबल भस्म, जैसे पोटेशियम। इसको ऐसे पता करते हैं कि जिस तत्व का क्रियाशीलता श्रेणी में जो तत्व जितना ज़्यादा एक्टिव है, जो तत्व जितना ज़्यादा क्रिया सक्रिय है, वो उतना ही प्रबल भस्म है। तो सबसे ऊपर है इसमें पोटेशियम। तो पोटेशियम अगर होता तो पोटेशियम वाला मारते, जबकि पोटेशियम नहीं है तो पोटेशियम के बाद अगर ये सोडियम है तो सोडियम मारा जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में भास्मिक लवण कौन है? तो लवण यहाँ से पूछा गया, और लवण में भी पूछा गया कि भास्मिक लवण, यानी भास्म वाला लवण, यानी भास्म उसमें होना चाहिए। तो जैसे ही आपसे भास्म की बात की जाती है तो इसमें देखिए एच है ना, ये भास्म तो ना होगा। इसमें एच ओ एच कुछ होना है, ये भी भास्म नहीं होगा। ये कोई नहीं कि अगर ऑप्शन के अलावा देखना चाहेंगे ऑप्शन नंबर ए में, ये देखिए यहाँ पर ओ एच छुपा हुआ है, जो ओ एच है वो भास्म होगा, यानी ये भास्मिक वाला लवण हो जाएगा, भास्म वाला लवण हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड की जैसे ही आपसे बात की जाती है कि निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड यानी आम्ल वाला ऑक्साइड है। तो देखिए ऑक्साइड दो तरह के होते हैं, एक होता है आम्ल वाला ऑक्साइड और एक होता है भास्म वाला ऑक्साइड। कैसे आपको पता करना है? तो अगर धातु वाला है, अगर वो धातु वाला है तो आम्ल वाला ऑक्साइड होगा, और अगर अधातु वाला है तो भास्म वाला ऑक्साइड हो जाएगा, है ना। अधातु वाला आपको भास्म वाला ऑक्साइड हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसमें आम्ल वाला कौन है। हमको खोजना है अम्लीय ऑक्साइड यानी आम्ल वाला यानी धातु वाला। तो कैल्शियम, माफ़ी चाहेंगे जल्दी जल्दी में थोड़ी गलतियां हो गई है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है मिस्टेक ये हो गया कि आम्ल अगर खोजना है आपको, अम्लीय भस्म आम्ल वाला, तो ये आपको अधातु वाला हो जाएगा। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे आपसे। आ से अम्ल और आ से अधातु, अधातु वाला होगा वो अम्लीय होगा, जबकि अगर धातु वाला हो जाएगा तो भास्मिक होता है। माफ़ी चाहेंगे आपसे, बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। आपको खोजना है इसमें आम्ल वाला, आपको खोजना है आम्ल वाला, खोजना है इसमें कि अम्लीय ऑक्साइड इसमें कौन है। तो अम्लीय ऑक्साइड जो हो जाएगा वो अधातु वाला होना चाहिए, जबकि कैल्शियम एक धातु है ये भी नहीं होगा, मैग्नीशियम एक धातु है ये भी नहीं होगा, सोडियम एक धातु है ये भी नहीं होगा। हाँ, सल्फर एक अधातु है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर का हो जाएगा, है ना। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होगा। तो सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन होगा वो आपका हो जाएगा उदासीन। सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो उदासीन होता है जी, है ना। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पूछा गया है 63 नंबर सवाल में कि निम्नलिखित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा, मतलब मजबूत वाला आम्ल होगा। देखिए मजबूत वाला अगर हम आम्ल की बात करें तो आम्ल यानी 7 से कम होना चाहिए, ये भी 7 से कम है, आम्ल होगा।
ए भी 7 से कम है, लेकिन ये 0 है, 0 पॉइंट कुछ होना होता तब होता, इस पर चर्चा ही नहीं की जाएगी। बी एवं सी दोनों, बी तो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से आंसर जो है, अच्छा 14 ये ज़्यादा, ये भी नहीं होगा। यानी अगर इसका आंसर हम देखना चाहें तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन 4.5। यानी अगर विलियन उसका ये होता 4.5 जो है वो प्रबल अम्लीय, हालांकि नहीं है, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था 1.4, इसको होना चाहिए था। अगर ये 1.4 होता है, मिस प्रिंटिंग है ये, 1.4 ही होना चाहिए था। इसका आंसर होता, अगर 1.4 होता तो इसका आंसर हम लोग लेकर के चलते सी की ओर, कि सी आंसर होना चाहिए था, और ये 14 ना होकर के 1.4 होना चाहिए था। ठीक है जी। अगला प्रश्न हम लोग चलेंगे, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया है सवाल नंबर 64। इस प्रश्न में पूछा गया है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड से जल अभिक्रिया करके बनता है, तो क्या बनेगा से देखिए। एक तो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कार्बन जो है आपको अधातु है, और अधातु से आपको अम्लीय प्रकृति का चीज़ बनेगा, यानी अधातु से आपको अम्ल बन सकता है। अधातु से क्या बनेगा? अम्ल बनेगा। अधातु से जैसे ही आप अम्ल बनाएंगे तो सवाल है कि कौन सा अम्ल बनेगा, तो कौन सा अधातु है ये डिपेंड करता है। तो कार्बन से जो होगा वो कार्बन वाला ही बनेगा। जैसे सल्फ्यूरिस, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कार्बोनिक अम्ल बनेगा, हाँ ये होता है कार्बोनिक अम्ल, ये बनेगा भी बनेगा। अगर ऑप्शन नंबर हम सी की ओर चले सल्फ्यूरिक, ना तो सल्फ्यूरिक वाला होबे नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कार्बन वर्ड होना चाहिए। कार्बोलिक ये होबे नहीं करता है, तो चलेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, कार्बोनिक अम्ल बनेगा। सवाल नंबर 65 आपसे पूछा गया है कि निम्न में लिखित में किसका पीएच मान न्यूनतम यानी कम होता है। तो देखिए दूध का जो पीएच मान होता है, दूध उस 7 से ज़्यादा होता है। अगर हम लोग लार की बात करें तो लार का जो पीएच मान होता है वो होता है आपका 7 से अधिक, यानी वो भी क्षार टाइप का होता है। खून का जो पीएच मान होता है वो भी 7 से अधिक होता है। अमाशय रस का जो पीएच मान होता है ना, अमाशय रस एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय रस बोलते हैं अम्ल को, और इसका पीएच मान 7 से कम होगा, और आपसे कम पूछा गया है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग जाएंगे डी के साथ। इस तरीके से हम लोग देखते हैं 66 नंबर, यानी 66 नंबर सवाल, जो कि आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि किसी विलियन के पीएच का मान 4 है तो विलियन क्या होगा। देखिए 7 से कम है तो वो अम्ल प्रकृति का होगा, 7 से अधिक होता तो क्षार प्रकृति का होता, 7 से कम 7 होता तो उदासीन प्रकृति का होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे अगला प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न पूछा गया है कि जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन कितना होता है। तो देखिए जलीय विलयन में जो एसिटिक अम्ल का जो आयनन होता है वो थोड़ा थोड़ा होता है। मतलब जलीय विलयन में जैसे ही आप अम्ल डालेंगे तो अम्ल का मात्रा रहेगा लेकिन कम रहेगा, यानी थोड़ा थोड़ा, यानी आंशिक रूप से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंशिक रूप से। देखते हैं 68 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि अर्हेनियस अम्ल का जलीय विलयन में, यानी अम्ल आपसे पूछा गया कि अम्ल के जलीय विलयन में क्या होना चाहिए। तो अम्ल के जलीय विलयन में H+ होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन प्लस होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हालांकि बी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है, H+ ना कर कर EH- कर दिया, जबकि होना H+ चाहिए। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर H- ना हो करके यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो H+ हो जाएगा, है ना, यहाँ पर H+ हो जाएगा। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर हम लोग 68 के साथ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 69 के साथ। प्रश्न पूछा गया है कि अभिक्रिया 2H2 एरो H3 इसमें जल क्या है। तो देखिए जल इसमें किस चीज़ का काम करेगा। तो जल जो है, जल का फार्मूला होता है H2O जल का फार्मूला होता है। और इसमें जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बारे में दोनों बात है कि हाइड्रोजन है ये कभी कभी धन मूलक का भी काम करता है और ऋण मूलक का भी काम करता है। यानी हाइड्रोजन जो है कभी कभी जलीय की ओर, मतलब कभी कभी अम्लीय ऑक्साइड की भी काम करेगा, अम्लीय का भी काम करेगा, और कभी कभी क्षारीय का भी। तो ये इसमें कहा गया कि इसमें जल जो है किस चीज़ का काम करेगा। तो जल है एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल भस्म का काम करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि पीएच का सही परिभाषा क्या है। तो पीएच का जो सही परिभाषा है वो परिभाषा है, यानी फार्मूला, जो कि ये दिया हुआ फार्मूला ये है आपका, ये ऑप्शन नंबर ए, -log हाइड्रोजन आयन। इसको पढ़ते हैं -log हाइड्रोजन आयन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है
तब हाइड्रोजन आयन क्या होगा। देखिए विलयन का पीएच मान अगर घटेगा, पीएच मान घटेगा, जैसे मान के चलिए कि 7 से 6 हो गया, 6 से 5 हो गया, 5 से 4 हो गया, 4 से 3 हो गया, पीएच मान घट रहा है। पीएच मान अगर घट रहा है तो ये हो क्या रहा है, अम्ल की मात्रा को बढ़ा रहा है कि क्षार की मात्रा को बढ़ा रहा है। तो आप बोलेंगे कि अम्ल की जो मात्रा है ये बढ़ा रहा है, यानी हाइड्रोजन आयन की जो मात्रा है वो बढ़ा रहा है। अम्ल की मात्रा बढ़ाना यानी हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ाना। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि हाइड्रोजन आयन जो है यानी अम्ल की मात्रा को बढ़ाता है। चलेंगे सवाल नंबर 72 की ओर। पूछा गया कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, दूसरा अवयव क्या है। देखिए एक सवाल इसमें आया हुआ था कि बेकिंग पाउडर जो है कोई तत्व है कि यौगिक है कि मिश्रण है, तो हम इसको बोल रहे थे कि फॉर्मूला है तो यौगिक होना चाहिए, लेकिन जब ये बेकिंग पाउडर बनाया जाता है तो उसमें मिलाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल मिलाया जाता है जी, टार्टरिक अम्ल, यानी उसको हम बताए थे कि वो मिश्रण है, और वो कौन सा चीज़ का मिश्रण है तो टार्टरिक अम्ल, उसमें टार्टरिक अम्ल मिलाया जाता है। अगर हम सवाल नंबर 73 की बात करें तो सवाल नंबर 73 आपसे पूछा गया है कि अभिक्रिया H2O प्लस HCl एरो H3O प्लस HCl में जल का आचरण कैसा है। तो इसमें जल का जो आचरण पूछा जाएगा ये हो जाएगा एक भस्म के जैसा। यहाँ देखिए जल, यहाँ H पहले है यानी ये धनायन का काम करेगा, वो बाद में है यानी ऋणायन का काम करेगा। और जब ऑक्साइड है यानी एक धातु का भी काम कर सकता है पहले है, तो जब चूंकि ये धातु का काम करेगा, चूंकि ये धातु का अगर काम करेगा तो धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, धातु का ऑक्साइड जो तो क्षार के जैसा होता है, भस्म के जैसा, यानी ऑप्शन नंबर ये काम करेगा बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं सवाल नंबर 74 में, जो कि सवाल आपसे पूछा गया है कि निम्नांकित में किन में आम्ल के गुण नहीं होते हैं। तो अगर हम सवाल नंबर 74 की बात करें कि किन में आम्ल के गुण नहीं होते हैं, से देखिए जो लाल को नीला कर दे, देखिए लाल को नीला कर दे, लाल को नीला करते हैं, यह वाकई आम्ल नहीं बल्कि भस्म होते हैं। क्योंकि अगर आम्ल होता तो हम कहते हैं कि हमारे एक अंकल का नाम है अनिल, यानी आम्ल जो है नीला को लाल करता है, नीला पहले है जबकि इसमें लाल पहले है, तो ये एक ये आम्ल का काम होता, जबकि ये भस्म है, नीला से लाल किया है यानी ये भस्म का काम करेगा, यानी आम्ल तो ये भी नहीं है। जिसका स्वाद खट्टा है ये आम्ल है जी। जो धातु का भी क्रिया करता है हाँ आम्ल है जी। जो क्षार से भी क्रिया करता है ये भी आम्ल है। तो आम्ल के गुण नहीं पूछा गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कोई आम्ल का गुण, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए, जो कि एक आम्ल का गुण नहीं है बल्कि ये भस्म का गुण है। आइए चलते हैं 75 नंबर सवाल में, जो कि आपसे पूछा गया है कि नींबू के खट्टा स्वाद को ख़त्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए सवाल नंबर जब 75 आपसे पूछा गया कि नींबू को स्वाद को ख़त्म करना है, यानी खट्टा जो पदार्थ है यानी आम्ल की जो मात्रा है वो ख़त्म करना है। अगर आम्ल की मात्रा को घटाना है, अगर आम्ल को कम करना है तो क्षार मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्षार को कम करना है, क्षार को कम करना है तो फिर आम्ल मिलाना पड़ेगा उसमें, ठीक है जी। अब आपसे इसमें प्रश्न पूछा गया कि हमको नींबू के स्वाद को हटाना है यानी आम्ल को हटाना है, यानी क्षार मिलाइएगा, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तब पूछा गया कि क्या चीनी मिलाइएगा, ना जी। एक पदार्थ जिसका पीएच मान 7 के बराबर है, ना जी। 6 से नीचे है तो फिर तो अम्ल हो जाएगा, अम्ल में हम थोड़ी मिलाएंगे, इसमें मिलाइएगा क्षार यानी 7 से अधिक यानी 8 वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें अगर कुछ त्रुटि रही होगी तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, कमेंट में थोड़ा बता दीजिएगा क्या त्रुटि है, अगली वीडियो में आपको सुधार कर दी जाएगी। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।